ये डे 1 का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इसमें हमारा टॉपिक है रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, वन इनटो एंड ऑनटो फंक्शन एंड द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये हमारा टॉपिक है। हम इन टॉपिक को इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। रिलेशन क्या होता है बच्चों? एज यू नो, हमारे पास अगर कोई भी दो सेट है, हमने मान लिया कि लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। हमने बच्चों कोई भी दो सेट्स ले लिया ए एंड बी, तो जो रिलेशन होता है ना, हम ऐसे लिखते हैं आर ए टू बी। इसे हम क्या रीड करते हैं? आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और रिलेशन होता क्या है? क्या होता है रिलेशन? रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर हमारे पास आर कोई रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, तो हम क्या बोलेंगे? आर मस्ट बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे वो सभी सबसेट्स क्या होंगे? एक रिलेशन होंगे। ठीक है। तो अगर हमने बोला आर इज अ रिलेशन, अगर आर कोई रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन आर मस्ट बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है। अगर बच्चों हमने यहाँ पे लिखा ऐसे ए बी, अगर ये रिलेशन का एलिमेंट है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ए इज रिलेटेड टू बी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो रिलेशन होता है क्या है किसी भी दो सेट में? वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब क्या? नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा? नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है? ये इक्वल्स होगा नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। बच्चे अगर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी सेट में जितने भी सबसेट्स होंगे वो सभी सबसेट क्या होंगे? एक रिलेशन होंगे। सबसे पहले ये बताओ कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मान लेते हैं कि हमने सेट ए में पी एलिमेंट्स मान लिए एंड सेट बी में क्यू एलिमेंट्स एज्यूम कर लिए, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट्स होंगे। अब मैंने क्या बोला? ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे वो सभी सबसेट एक रिलेशन होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट कैसे लिखते हैं किसी भी सेट के? ये तो 11th क्लास से आप जानते हो। टू पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। ए क्रॉस बी का अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट लिखना है तो क्या करेंगे? टू पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो ये क्या हो जाएगा? टू पे पावर पी क्यू। तो यही क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन या नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है। तो हमने देख लिया कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के बाद फिर हमने देख लिया कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होता है बच्चों? डोमेन को हम ऐसे लिखते हैं द सेट ऑफ ऑल ए सच डैट ए बी बिलोंग्स टू आर। बच्चे रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना लो, वो क्या हो जाता है? ये डोमेन। और रेंज क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल बी सच डैट ए बी बिलोंग्स टू आर। रिलेशन के जितने भी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं ना, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट का सेट बना लो, तो क्या मिल जाएगा हमें? रेंज मिल जाएगा। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन, अगर हम कोडोमेन की बात करेंगे तो वो क्या होता है? हमारा सेकंड सेट।
मतलब कि अगर हमने आर को एक रिलेशन बोला ना सेट ए से सेट बी, तो हमेशा ये जो सेकंड सेट होगा वो हमारा क्या होगा, कोडोमेन। ठीक है, अब एक और टॉपिक देख लेते हैं, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। रिलेशन का इन्वर्स क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल सी बात है। इसको हम बोलेंगे आर इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल बी ए सच डैट ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर मैं ये बोलता हूँ कि ए बी जो है वो एक रिलेशन आर का एलिमेंट है, तो तुम क्या बोलोगे कि जो बी ए होगा वो किसका एलिमेंट होगा, आर इनवर्स का, एंड वाइस वर्सा। अगर ए बी बच्चों रिलेशन आर का एलिमेंट है तो फिर बी ए क्या हो जाएगा, आर इनवर्स का हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का रिलेशन गिवन है 1 2 5 6 7 9, ये रिलेशन गिवन है, और अगर इसमें डोमेन क्या होगा, इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, 1 5 7। हर एक ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट का सेट बना लो, क्या बन जाएगा डोमेन, रेंज क्या हो जाएगा, हर एक ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट का सेट बना लो, ये रेंज हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ से अगर हम आर इन्वर्स लिखें तो आर इन्वर्स में तुम्हें कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट को ना चेंज कर दो, फ्लिप कर दो। मतलब है क्या, ये 2 1 आ जाएगा, ये 6 5 आ जाएगा, और ये 9 7 आ जाएगा। अब अगर हम डोमेन की बात करें, आर इन्वर्स का डोमेन क्या होगा, ये तो हो जाएगा 2 6 9, जो कि रेंज है किसका, आर का। जो आर इन्वर्स का डोमेन होगा वो क्या होगा, रिलेशन आर का रेंज होगा, और जो रेंज होगा आर इन्वर्स का, रेंज क्या है आर इन्वर्स का, रेंज आर इन्वर्स का है 1 5 7। ये क्या होगा, ये डोमेन हो जाएगा किसका, आर का। ठीक है, ये तो हो गया हमारे रिलेशन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जेई मेंस एडवांस में, सॉरी एडवांस में तो नहीं बट जेई मेंस में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना। पहला हमारा क्या है रिलेशन का टाइप, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे बोलते हैं, अगर ए कॉमा ए, उससे भी पहले हम लोग मान लेते हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमने एक रिलेशन लिया है, एक रिलेशन लिया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये अज्यूम कर लिया, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ए कॉमा ए, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव आर जो होगा वो रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर बच्चे सेट ए के सभी एलिमेंट अगर खुद से रिलेटेड है, अगर सेट ए के सभी एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो रिलेशन क्या बन जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव। सेकेंड में क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। आर इज सिमेट्रिक। बच्चे रिलेशन आर सिमेट्रिक कब होगा, इसको हम ऐसे बोलेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी रिलेशन का एलिमेंट है तो ये इम्प्लाई करे कि फिर बी ए भी रिलेशन का एलिमेंट होगा। अगर ए बी रिलेशन का एलिमेंट है और बी ए भी रिलेशन का एलिमेंट है, बच्ची ये कंडीशन है, ये एलिमेंट होना चाहिए, ए बी को रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। अगर ए बी रिलेशन का एलिमेंट है तो फिर बी ए भी रिलेशन का एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर ए बी तो रिलेशन में मिल रहा है बट बी ए रिलेशन में नहीं मिल रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तीसरे में आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन।
ट्रांजिटिव में क्या बचे, इसमें दो कंडीशन है। अगर ए बी रिलेशन के एलिमेंट हो एंड बी सी भी रिलेशन के एलिमेंट हो, अगर ए बी रिलेशन के एलिमेंट हो एंड बी सी भी रिलेशन के एलिमेंट हो, तो ये क्या इम्प्लाई करना चाहिए कि फिर ए सी भी बिलोंग्स टू आर, ए सी को भी रिलेशन के एलिमेंट होना है। जैसे ये देखो, ए भी रिलेशन के एलिमेंट है, बी सी भी रिलेशन के एलिमेंट है, तो ये जो बी है ना, पहले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ये कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है, ये भी आपस में क्या होने चाहिए, रिलेशन में होने चाहिए, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, एक ट्रांजिटिव रिलेशन। और नोट में ये तुम्हें ऑलरेडी तुम लोगों को पता होगा, ए रिलेशन आर, कोई भी रिलेशन आर इक्विवेलेंस कब कहलाता है, if it is reflexive, symmetric and transitive। बच्चे कोई भी रिलेशन है ना, वो इक्विवेलेंस कब कहलाता है, जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि लेट हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है, इसमें ये रिलेशन किस सेट, सेट ए से सेट बी, ये नहीं बता रखा है, सिर्फ रिलेशन दे रखा है। ठीक है, और सेट ए भी गिवन है। ठीक है, और ये जो सेट ए है ये भी गिवन है। तो क्या बोल रहा है कि देन आर इज, ये जो रिलेशन है ये है क्या, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, या एक फंक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास इसका देख लो सॉल्यूशन में क्या है। यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है ना कि अगर जो रिलेशन है वो सेट ए में है। ठीक है, रिलेशन किस में है, सेट ए में है। तो सेट ए में रिलेशन है, और अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता तो सभी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होते, 1 1 से रिलेटेड होता, 2 2 से रिलेटेड होता, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पे 1 1 क्लियर दिख रहा है हमें कि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज डेट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर जो है ना हमारा बच्चों रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक तो बात ये पता चल गया हमें। फिर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1 3 है। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 1 भी है, फिर यहाँ पे 4 2 है, 2 4 है, और 2 3 है, बट 3 2 नहीं है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, और 2 3 जो है बिलोंग्स टू आर, बट 3 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। दिस implies that R is not symmetric। ये सिमेट्रिक भी नहीं है, तो आर रिफ्लेक्सिव भी नहीं निकला, सिमेट्रिक भी नहीं निकला। ठीक है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे तुम ऐसे देखो कि एक एलिमेंट है हमारे पास 2 3, 2 3 बिलोंग्स टू आर, एंड 3 1 ये भी है रिलेशन के एलिमेंट। देख लो 2 3 है ना, 3 1 है, बट 2 1 तो है ही नहीं रिलेशन के एलिमेंट। दिस एम्प्लाइज डेट आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर जो हमारा वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये बच्चे मोर देन 1 करेक्ट है। इसमें क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या, तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। नॉट सिमेट्रिक है क्या, तो ये तो ट्रू है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, फंक्शन नहीं है, तो ये क्या है, मोर देन 1 नहीं, ये सिंगल करेक्ट है। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है सबसे सॉरी, सबसे पहले बात क्या बोला है, क्या रिफ्लेक्सिव है क्या, तो रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक लिख रहा है, तो सिमेट्रिक नहीं है। सो इसका क्या मतलब, आर इज नॉट सिमेट्रिक, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। आर हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। स्टेटमेंट 1 में क्या गिवन है,
एक रिलेशन दे रखा है ए, रिलेशन को क्या दे रखा है ए। इसमें क्या बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। एक्स वाई क्या है, आर क्रॉस आर का एलिमेंट है। वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर। तो क्या बोल रहा है कि एक्स और वाई आपस में कब रिलेटेड होंगे, जब दोनों का डिफरेंस एक इंटीजर होना चाहिए। तो बोल रहा है कि ये जो रिलेशन है ना, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये तो स्टेटमेंट वन बोल रहा है। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट वन ये बोल रहा है कि जो आर क्रॉस आर है, ये जो हमारे पास जो एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, या फिर तुम ऐसे बोलो कि ये जो एक रिलेशन दे रखा है, ये एक्स और वाई आपस में कब रिलेटेड होंगे, जब इन दोनों का डिफरेंस y माइनस एक्स एक इंटीजर होगा। ठीक है, ये तो क्या बोल रहा है कि ये जो रिलेशन है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, एक दूसरा रिलेशन दे रखा है बी, क्या बोल रहा है एक्स कॉमा वाई आर क्रॉस आर का एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है एक्स और वाई आपस में कब रिलेटेड होंगे, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा वाई, वेर ये जो अल्फा गिवन है ये हमारा क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर गिवन है फॉर सम रैशनल नंबर। इसको भी बोल रहा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब रिलेशन वन और रिलेशन टू, इन दोनों को क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रखा है जिसमें फर्स्ट रिलेशन को भी इक्विवेलेंस बोला है, सेकंड रिलेशन को भी क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट वन इज ट्रू, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट ट्रू, सॉरी स्टेटमेंट टू इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन। पहले में क्या बोला है, स्टेटमेंट वन भी ट्रू है, टू भी ट्रू है, स्टेटमेंट टू जो है स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सेकंड में बोला है स्टेटमेंट वन ट्रू है, स्टेटमेंट टू भी फॉल्स है। थर्ड में क्या बोला है, स्टेटमेंट वन फॉल्स है, स्टेटमेंट टू ट्रू है। तो इनमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना होगा, या दोनों स्टेटमेंट को हमें चेक करना होगा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है क्या है। तो पहला में हमारे पास क्या दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है हमारे पास, पहले में दे रखा है कि जो ए दे रखा है वो क्या दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई belongs to R cross R, belongs to R cross R such that y minus x is an integer। y minus x क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। इसी को बोला है ना स्टेटमेंट वन में कि ये जो रिलेशन है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चेक कर लेते हैं। अब पहले हम लोग किसके लिए चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए। बच्चों रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे चेक करते हैं, इन जनरल रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे चेक करते हैं, तुम क्या करो कि हमारे पास क्या है y माइनस एक्स में क्या करो, रिप्लेस x बाई वाई और y बाई एक्स, रिप्लेस x बाई वाई और y बाई एक्स। एक एलिमेंट के लिए चेक कर लो कि x और x आपस में रिलेटेड है क्या, y की जगह x हमने डाल दिया तो क्या मिल गया, ज़ीरो, और ये क्या इंटीजर है। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर नहीं, बिलोंग्स टू ए, रिलेशन ए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, रिलेशन जो है हमारा ए है और ये आर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर को। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए हम एज्यूम करते हैं, सिमेट्रिक के लिए हम करते हैं, एज्यूम करते हैं। हमने एज्यूम कर लिया कि एक्स कॉमा वाई जो है वो बिलोंग्स टू ए, रिलेशन का एलिमेंट है। तो अगर x कॉमा वाई रिलेशन का एलिमेंट है तो फिर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस y माइनस एक्स क्या होगा, बिलोंग्स टू z, इंटीजर होगा। तो y माइनस एक्स को तुमने लिख दिया लैम्डा, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। अगर लैम्डा इंटीजर है तो माइनस लैम्डा भी इंटीजर है। तो यहाँ से क्या पता चल गया, x माइनस वाई का डिफरेंस हमें इंटीजर मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। तो हमने क्या एज्यूम किया, हमने ये एज्यूम किया कि x कॉमा वाई ए रिलेशन का एलिमेंट है, और हमें क्या मिल गया, अगर x कॉमा वाई ए रिलेशन का एलिमेंट है तो हमें क्या मिल गया कि y कॉमा एक्स भी जो है ना, y कॉमा एक्स ये भी रिलेशन एक एलिमेंट है। दिस इम्प्लाइज दैट r इज सिमेट्रिक, r क्या हमारा सिमेट्रिक है।
और ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए बच्चों दो चीज़ अज्यूम करते हैं। हमने ऐसे मान लिया कि x कॉमा वाई रिलेशन का एलिमेंट है एंड y कॉमा जेड ये भी रिलेशन का एलिमेंट है। पहले तो हमें अज्यूम करना होगा, हमने अज्यूम कर लिया। तो अगर x कॉमा वाई रिलेशन का एलिमेंट है तो क्या होगा, y माइनस एक्स एक लैम्डा इंटीजर के इक्वल होगा, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। फिर हमने बोला क्या y माइनस जेड ये भी अगर रिलेशन का एलिमेंट है देन क्या होगा, z माइनस वाई ये भी एक इंटीजर होगा, इसे म्यू बोल दिया, इसे सेकेंड इक्वेशन बोल दिया। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, 1+2 कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस जेड माइनस वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस म्यू। तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, z माइनस एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस म्यू। अगर लैम्डा इंटीजर है म्यू इंटीजर है तो लैम्डा प्लस म्यू भी इंटीजर होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, x कॉमा जेड बिलोंग्स टू a। दिस इम्प्लाइज दैट r इज ट्रांजिटिव बिकॉज r क्या हो गया, r नहीं, रिलेशन a इज ट्रांजिटिव, रिलेशन जो a हमारा इज ट्रांजिटिव। ठीक है। अब जो रिलेशन ए है वो हमारा क्या है, एक रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी है। तो क्या हो गया, हेंस ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ए हमारा क्या हो गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। दिस implies that statement 1 is true। स्टेटमेंट 1 की क्या मिला हमें, ट्रू मिला। ठीक है बच्चों, अब आते हैं स्टेटमेंट 2 में। स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 ये बच्चों मैं ना तुम लोग को समझा रहा हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, जो स्टेटमेंट 1 है ये बोर्ड का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये जो है ना हमारे स्टेटमेंट 1 ये बोर्ड वाला क्वेश्चन है। इसमें तो हमें इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम देन एंड देयर देख के विद इन 1 सेकेंड में बता सकते हैं कि ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस है। स्टेटमेंट 1 जो हमारा ट्रू है, स्टेटमेंट 2 जो है इसमें बस 2 से 3 सेकेंड लगेगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, जेई मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है। बट अगर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सिर्फ ये क्वेश्चन मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्टेटमेंट 1 को तो देख के ही तुम बता दोगे कि ये जो हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या गिवन है, हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है, एक्स तभी रिलेटेड होगा वाई से इफ़ एंड ओनली इफ़ इसमें दे रखा है x इज इक्वल्स टू एल्फा वाई, वेयर एल्फा क्या हमारे पास बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो यहाँ से क्या होगा, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एल्फा, और एल्फा बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, यही गिवन है ना। अब सिमेट्री के लिए देखते हैं, फॉर सिमेट्री, सिमेट्री से पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। अगर हम y की जगह x डाल दें तो x कॉमा एक्स इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 क्या हमारा रैशनल नंबर। दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन b फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। दिस इम्प्लाइज दैट a इज रिफ्लेक्सिव, ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रैशनल नंबर नहीं, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन b। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x अपॉन वाई ये अल्फा के इक्वल होना चाहिए, वेर अल्फा बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, अगर हमने बोल दिया कि x कॉमा वाई बी रिलेशन के एलिमेंट है तो x अपॉन वाई किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल होगा फॉर सम रैशनल नंबर। बट y कॉमा एक्स मे और मे नॉट बी द एलिमेंट ऑफ p। ये रिलेशन का एलिमेंट हो सकता है, y कॉमा एक्स नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे मान लो कि अगर तुमने ले लिया 0,1 ले लिया,
0,1 रिलेशन के एलिमेंट है। क्यों है? बिकॉज 0,1 इज इक्वल्स टू 0 और ये तो रैशनल नंबर है। बट 1,0 जो है ना वो रिलेशन के एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? रिलेशन लिख रहा हूँ, रिलेशन इज ऑलवेज बी रिलेशन दे रखा है। क्यों नहीं है? बिकॉज 1,0 इज नॉट डिफाइंड। तो हमें बच्चों जैसे पता चल गया ना कि जो रिलेशन हमारा बी है वो सिमेट्रिक नहीं है, तो फिर ट्रांजिटिव हम खोजेंगे ही नहीं। बिकॉज हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट इक्विवेलेंस। जब ये सिमेट्रिक ही नहीं मिला तो फिर इक्विवेलेंस बचा ही नहीं। अब आ जाओ सेकंड, ये स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है। तो हमें क्या मिला? स्टेटमेंट 1 जो है हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट 2 क्या हमारा फॉल्स है। इसमें तो बोल रहा है ना स्टेटमेंट बी को भी क्या बोल रहा है, ये इसको भी बोल रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन है, बट ये तो हमारा फॉल्स है। तो हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। अब बच्चे आ जाओ, फंक्शन ऑलरेडी पता होगा, फंक्शन किसे बोलते हैं? काइंड ऑफ फंक्शन में आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है काइंड ऑफ फंक्शन। फंक्शन का काइंड क्या होता है? तो बच्चे सबसे पहला जो काइंड है वो है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? अगर हमने बोला कि f हमारा एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी में इज़ वन वन, अगर ये फंक्शन जो हमारा एक वन वन फंक्शन है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज दैट कि अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो ये इम्प्लाई करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। अगर बच्चे ए और बी आपस में इक्वल नहीं है तो ए पर फंक्शन का इमेज और बी पर फंक्शन का इमेज भी इक्वल नहीं होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का डोमेन क्या है? सेट ए। और अगर ए इज इक्वल्स टू बी है तो फिर ये क्या होगा? इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। कहने का क्या मतलब होता है बच्चे कि वन वन फंक्शन का ये मतलब होता है कि डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट के लिए जो उसका इमेज आएगा वो भी डिफरेंट आएगा। मतलब डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए एक सिंगल इमेज नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब अगर फंक्शन वन वन होगा ना तो वेन डायग्राम में कैसा दिखेगा? ऐसे दिखेगा। मान लो कि अगर वन वन होगा, यहाँ पे हमने ले लिए 3 4 5 कुछ ऐसे करके एलिमेंट्स ले लिए, तो डोमेन का जो डिफरेंट एलिमेंट है ना उसके डिफरेंट इमेजेस मिलेंगे, सेम इमेज नहीं आ सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे डिफरेंट इमेजेस मिलेंगे। ये किसका है? फंक्शन का। ये हमारा एक वन वन फंक्शन का है, वन वन फंक्शन का है। और अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो क्या है वो? फिर वो मेनी वन फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो मेनी वन फंक्शन है। जैसे ये देख लो, मेनी वन फंक्शन कैसे दिख जाएगा तुम्हें? यहाँ पे अगर डोमेन के एलिमेंट्स हैं, ये डोमेन को डोमेन के एलिमेंट्स हैं, देखो ये मैनी वन फंक्शन है। क्यों है मैनी वन फंक्शन? बिकॉज डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए एक सिंगल इमेज आ रहा है। ये सब क्या होगा? मैनी वन फंक्शन होगा। तो वन वन फंक्शन समझ में आ गया, मैनी वन फंक्शन किसे बोलते हैं। अब अगर तुम इसको ना जैसे अगर किसी भी फंक्शन को अगर तुम्हें चेक करना है कि वो फंक्शन वन वन है या मैनी वन है, तो उसके लिए क्या करोगे?
कि मान लो कि तुम ऐसे कर लो, लेट एक्स एंड वाई, लेट एक्स एंड वाई मान लो बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट मान लो किसका, डोमेन का। एक्स और वाई बच्चे कोई भी रैंडम एलिमेंट मान लो डोमेन का, और एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को इक्वल कर दो। अगर यहां से हमें सिर्फ x इज इक्वल्स टू वाई ओनली मिले, x इज इक्वल्स टू वाई ओनली मिले, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट f इज अ वन वन फंक्शन। बच्चों अगर x इज इक्वल, सिर्फ x इज इक्वल्स टू वाई मिले, तो हम जाके फंक्शन को क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन एक वन वन है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फंक्शन मेनी वन हो जाएगा। ग्राफ में बच्चे ऐसे देखेंगे, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और वो वन वन है, मान लो कि ऐसे फंक्शन दे रखा है, ये वन वन है, तो अगर फंक्शन वन वन है, तो अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो बच्चे वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। जैसे ये देखो, जितने भी लाइंस बन रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, फंक्शन का कर्व है। और अगर मैं कोई भी कितनी भी इन्फिनाइट लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो कर्व को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगा, वन वन फंक्शन का है। तो ये हमारा क्या है, एक वन वन फंक्शन है। अगर बच्चे मेनी वन फंक्शन होगा ना, जैसे ये देखो, ये हमारा फंक्शन जो है ये मेनी वन फंक्शन है। अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर देगा, देख लो कट कर रहे हैं ना, दो दो पॉइंट पे कट कर रहा है। लाइन हमेशा ड्रॉ किसके इक्वल करते हैं, किसके पैरेलल करते हैं, एक्स एक्सिस के, ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन देख लो। अगर मान लो हमारे पास सेट ए में n एलिमेंट्स हैं या m एलिमेंट्स हैं, एंड सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होगा, बेटा नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होता है एन पी एन। कब होगा, इफ n इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू m, और ज़ीरो होगा इफ n इज लेस देन m। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर फंक्शन वन वन होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, बच्चे ये इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रही बात, अगर डोमेन और कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कभी भी वन वन नहीं हो सकता है। और ये क्या लिखा है, और अगर कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम है, तो नंबर ऑफ ये वन वन फंक्शन हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसे हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो फिर नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या हो जाएगा, एन पी एन, ठीक है। मेनी वन फंक्शन किसे बोलते हैं बच्चे, मेनी वन फंक्शन उस फंक्शन को बोलते हैं, फंक्शन विच इज नॉट वन वन, फंक्शन विच इज नॉट वन वन, विच इज नॉट वन वन, उसे हम क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे मेनी वन फंक्शन में क्या है कि अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं भी है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा बट एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या है कि डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग एक सिंगल इमेज आ सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन। फॉर एग्जांपल देख लो, अगर हमने फंक्शन ले लिया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लिया, बच्चों ये मेनी वन फंक्शन है, क्यों, एफ ऑफ माइनस वन और एफ ऑफ वन इन दोनों पर इमेज वन आ रहा है। तो ये जो ये माइनस वन और वन, ये तो डोमेन का दो डिफरेंट एलिमेंट है, बट इसका इमेज तो सेम आ रहा है, तो ये क्या है, मेनी वन फंक्शन है। अगर मैं लूँ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये भी मेनी वन फंक्शन है, एफ ऑफ माइनस टू और एफ ऑफ टू
ये क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये तो -2 और 2, ये तो डोमेन का दो डिफरेंट एलिमेंट है ना, बट इसके में सेम आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑन्टो फंक्शन में। ऑन्टो फंक्शन किसे बोलते हैं? ऑन्टो फंक्शन में होता क्या है कि फंक्शन इज सेड टू बी ऑन्टो फंक्शन इफ रेंज फंक्शन का और कोडोमेन ये अगर इक्वल हो, फंक्शन का जो रेंज है अगर कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑन्टो फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इंटो फंक्शन किसे बोलेंगे, फंक्शन विच इज नॉट ऑन इन ये ऑन्टो। अगर कोई फंक्शन ऑन्टो नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटो फंक्शन बोलेंगे। इस केस में क्या होगा, फंक्शन का जो रेंज है और फंक्शन का जो कोडोमेन है ये बच्चे आपस में इक्वल होगा नहीं, सिंपल सी बात है। उसके बाद आते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन में। बाइजेक्टिव फंक्शन किसे बोलते हैं, जो वन वन फंक्शन भी हो, वन वन फंक्शन भी हो और साथ में क्या हो, ऑन्टो फंक्शन भी हो। अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और साथ में ऑन्टो भी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन देख लो, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन देख लो। हमारे पास बच्चे एक फंक्शन है ए टू बी, इसे हमने बोला कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर बच्चे बाइजेक्टिव फंक्शन है तो सेट ए में और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो ऑन्टो फंक्शन भी है। ऑन्टो फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे, बच्चे ये होगा n फैक्टोरियल। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बच्चे इसमें क्या दे रखा है, लेट ए फंक्शन आर टू आर, कोई फंक्शन हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स क्या है, 2x प्लस साइन एक्स, ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दिस इज़ अ वन वन एंड ऑन्टो फंक्शन, वन वन बट नॉट ऑन्टो, ऑन्टो बट नॉट वन वन, नीदर वन वन नॉट ऑन्टो, चेक करना हमें। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन हमारे पास गिवन है 2x प्लस साइन एक्स। इस फंक्शन को ना बच्चे डिफ्रेंशिएट करो तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2 प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, तो 2 ऐड कर दो, 2 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस 2, तो क्या होगा 2 प्लस कॉस एक्स और ये क्या हो जाएगा, तो 1। 2 प्लस कॉस एक्स क्या है बच्चे, एफ डैश एक्स है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो बच्चे एफ डैश एक्स है वो बिलोंग्स टू 1 2 3। इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, और अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर एफ डैश एक्स किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए इसका मतलब क्या, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस implies that f is strictly increasing। फंक्शन जो है बच्चे हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कोई भी फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। फंक्शन क्या होता है, वन वन भी होता है, ऑन टू भी होता है। जैसे अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वन वन है, ऑन टू है, और ये फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो भी ये वन वन ऑन टू है।
तो याद रखना, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो वन वन भी होगा, ऑनटो भी होगा, वन वन भी होगा, ऑनटो भी होगा, इसका मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज बोथ वन वन एंड ऑनटो। दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इसमें क्या बोल रहा है, वन वन एंड ऑनटो, ए ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ बच्चों, कंपोजिट फंक्शन। इसमें हमने क्या किया कि हमने एज्यूम किया कि एक फंक्शन है हमारा ए टू बी, एंड दूसरा फंक्शन हमने मान लिया सी टू डी। देन तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जी सर्कल एफ इज डिफाइंड। ये डिफाइंड कब होता है, व्हेन एफ फंक्शन का रेंज, ये जो बाद में फंक्शन लिखा है ना एफ फंक्शन का जो रेंज होगा, ये जो एफ फंक्शन है, रेंज ऑफ एफ फंक्शन का जो रेंज होगा मस्ट बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। डोमेन ऑफ जी, अगर एफ फंक्शन का रेंज जी डोमेन का सबसेट हुआ तब जाके हम क्या बोलेंगे कि हमारा जी सर्कल एफ फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो मैंने बोल दिया डिफाइंड कब होगा, अब डिफाइंड करेंगे कैसे। जी सर्कल एफ फंक्शन का जो डोमेन होता है वो एफ का डोमेन होता है, और यहाँ पे एफ का डोमेन क्या है, ए। और जी सर्कल एफ का जो रेंज होता है वो जी का रेंज होता है, और जी का रेंज क्या है, डी। ठीक है, तो एक तो हमने ऐसे लिख लिया, एंड जी सर्कल एफ ऑफ एक्स कैसे लिखते हैं हम लोग, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, फॉर ऑल एक्स। और ये एक्स कहाँ से आएगा, ये एक्स आएगा एफ फंक्शन के डोमेन में, एफ फंक्शन के डोमेन से। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। फिर हम लोग देखते हैं एफ सर्कल जी इज डिफाइंड। डिफाइंड कब होगा एफ सर्कल जी, व्हेन ये जो बाद में लिखा है ना जी फंक्शन, रेंज ऑफ जी फंक्शन, ये बच्चे सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ फंक्शन का। और एफ सर्कल जी फंक्शन का डोमेन क्या होगा, जो जी का डोमेन है, जी का डोमेन क्या है, सी। और एफ सर्कल जी का को डोमेन क्या होगा, जो एफ का को डोमेन है, एफ का को डोमेन क्या है, बी। ऐसे होगा। एंड एफ सर्कल जी ऑफ वाई क्या होगा हमारे पास, एफ ऑफ जी वाई। और यहाँ पे बच्चे ये जो वाई है ये किसका एलिमेंट है, ये जी के डोमेन का एलिमेंट है। फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू, जी का डोमेन क्या है हमारा, कौन सा सेट है, सी। फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू सेट सी। ऐसे तो हम कंपोजिट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो देख लो। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो दो फंक्शन का जो कंपोजिट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। जी सर्कल एफ इज नॉट इक्वल्स टू एफ सर्कल जी इन जनरल। इन जनरल बच्चों ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या है कि तीन फंक्शन का कंपोजिशन ये एसोसिएटिव होता है। ऐसे हम बिल्कुल लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव नहीं होता है बट एसोसिएटिव होता है, याद रखिएगा। थर्ड केस में क्या है कि अगर हमने एक फंक्शन ले लिया ए टू बी इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, इज अ बाइजेक्शन, एंड हमने ले लिया एक जी फंक्शन ले लिया बी टू ए। देखना है यहाँ पे ध्यान से, जो ए का डोमेन है वो, जो एफ फंक्शन का डोमेन है वो जी फंक्शन का को डोमेन है, और जो एफ फंक्शन का को डोमेन है वो जी फंक्शन का डोमेन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इज अ बाइजेक्शन,
अगर ये दोनों फंक्शन बाइजेक्शन है देन एफ सर्कल जी क्या होगा, एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा किसके डोमेन में, जी के डोमेन में, और जी का डोमेन क्या है, बी। और जी सर्कल एफ ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा किसके डोमेन में, एफ के डोमेन में। एफ का डोमेन क्या है, सेट ए। इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या है, हम ऐसे लिख सकते हैं जी सर्कल एफ का इनवर्स ये किसके इक्वल होता है, एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स। इफ एफ एंड जी इज 1 1, अगर दो फंक्शन बच्चे 1 1 है, दोनों फंक्शन एफ फंक्शन भी 1 1 है, जी फंक्शन भी 1 1 है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि एफ सर्कल जी ले लो एंड जी सर्कल एफ ले लो, दोनों फंक्शन भी 1 1 होगा, आर ऑल्सो 1 1। अगर एफ सर्कल जी भी सॉरी एफ फंक्शन भी 1 1 है, जी फंक्शन भी 1 1 है, तो दोनों का जो कंपोजिशन होगा या तो एफ सर्कल जी या तो जी सर्कल एफ, दोनों 1 1 होगा। ठीक है। 6 पॉइंट में क्या है, इफ बोथ एफ एंड जी आर ऑन टू, अगर बच्चे दोनों ऑन टू है तो सिर्फ जो जी सर्कल एफ होगा इज ऑन टू। एफ सर्कल जी ऑन टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जी सर्कल एफ हमेशा ऑन टू होगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है। अब ये हो गया हमारा कंपोजिट फंक्शन। अब इस पे कंपोजिट फंक्शन के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों इसमें क्या दे रखा है कि हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है R2R। ठीक है। क्या दे रखा है, एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, और जी एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर यहाँ पे क्या बोल रखा है, एफ सर्कल जी ऑफ -3 इक्वल्स, एफ सर्कल जी ऑफ -3 का वैल्यू पूछ रहा है, किसके इक्वल है, 121 के इक्वल है, 112 के इक्वल है, 211 के इक्वल है, या नन ऑफ दिस, ये पूछ रहे हैं हमसे। देख लेते हैं। एफ एक्स क्या हमारे पास, एफ एक्स जो हमारे पास वो दे रखा है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है। एंड जी एक्स फंक्शन क्या दे रखा है, जी एक्स फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब बच्चे एफ सर्कल जी ऑफ -3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ -3 ऐसे लिख सकते हैं। अब जी ऑफ -3 यहाँ पे ना एक्स की जगह पे -3 डाल दो, तो एफ के अंदर क्या आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस वन, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ 10, और फंक्शन का वैल्यू यहाँ डाल दो, एक्स की जगह 10 डाल दो, तो क्या हो जाएगा 10 + 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 11 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। दिस implies that A is the correct option। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इसको देखो। हमारे पास दे रखा है एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स फंक्शन है किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है, और जी एक्स फंक्शन किसके इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल है। ठीक है। फिर हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है, या क्या गिवन है हमारे पास, एफ सर्कल जी सर्कल एफ एक्स ये किसके इक्वल है, जी सर्कल एफ एक्स के इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है। वेयर एफ सर्कल जी एक्स का मतलब बता रहा है क्या, एफ ऑफ जी एक्स, तो बोला है कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा। तो इस क्वेश्चन में बच्चों कुछ नहीं है, अगर तुमने इस रिलेशन को सही से कैलकुलेट कर लिया, जो गिवन रिलेशन है ना, अगर बच्चों इसको सही से कैलकुलेट कर लिया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है, एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स तो एक्स स्क्वायर गिवन है, एंड जी एक्स क्या गिवन है, जी एक्स हमारे पास साइन एक्स गिवन है। बस इसको पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एफ सर्कल जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, एफ फंक्शन में जी एक्स डाल देंगे, तो यहाँ पे डाल दिया जी एक्स क्या हमारा साइन एक्स डाल दिया,
अब एफ फंक्शन में जाके कहाँ डालेंगे, एक्स की जगह क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे एक्स की जगह साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अभी हमें क्या मिला है, एफ सर्कल जी। अब एफ सर्कल जी, उसके बाद क्या है, एफ सर्कल जी एक्स निकालते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ सर्कल जी ऑफ जी एक्स। इसका मतलब कि एफ सर्कल जी और जी एक्स क्या हमारा साइन एक्स। इसका क्या मतलब है कि ये जो एफ सर्कल जी फंक्शन है ना, साइन स्क्वायर एक्स, इसके साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या डाल दो, साइन स्क्वायर एक्स में ये एक्स की जगह क्या डाल दो, साइन एक्स डाल दो। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर साइन एक्स हो जाएगा। अभी हमें क्या मिला है, एफ सर्कल जी मिला है। बट हमें क्या चाहिए, एफ सर्कल जी सर्कल एफ ऑफ एक्स, ये चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ सर्कल जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एफ सर्कल जी और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, एफ सर्कल जी एफ सर्कल जी कौन सा फंक्शन है, ये है ना, साइन स्क्वायर साइन एक्स। तो इस साइन स्क्वायर साइन एक्स में एक्स की जगह क्या डाल दोगे, एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर साइन एक्स की जगह क्या डाल दोगे, एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, एफ सर्कल जी सर्कल एफ ऑफ एक्स। ये हमें क्या मिल गया, ये मिल गया साइन स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या है, जी सर्कल एफ। तो पहले हम लोग जी सर्कल जी को कैलकुलेट करते हैं। ये क्या होगा, जी ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स फंक्शन क्या हमारे पास साइन एक्स है, और जी एक्स फंक्शन है ना साइन एक्स। इसमें एक्स की जगह फिर क्या डाल देंगे, जी फंक्शन, मतलब एक्स की जगह क्या डाल देंगे, साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ साइन एक्स। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जी सर्कल एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी सर्कल जी और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। तो जी सर्कल जी, इसमें एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो हमारे पास जी सर्कल जी फंक्शन है ना, ये जो साइन ऑफ साइन एक्स है, इसमें एक्स की जगह क्या डालेंगे, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ये बन गया। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है एफ सर्कल जी सर्कल एफ ऑफ एक्स। ये क्या गिवन है, ये गिवन है जी सर्कल एफ ऑफ एक्स। कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब तुम एक मिनट के लिए ना साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को अल्फा बोल दो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से साइन अल्फा कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब साइन अल्फा की जगह क्या डालेंगे, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अल्फा, ये हमें मिलेगा साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0 और साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1। अल्फा हमने क्या मान रखा है, अभी अल्फा को रहने दो। अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा एन पाई, और साइन अल्फा का वैल्यू 1 किस पे होता है, ये होता है अल्फा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पे। और अल्फा क्या हमारा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। साइन अल्फा 0 किस पे होता है, एन पाई पे। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन पाई। और अल्फा हमने किसे मान रखा है, अल्फा हमने मान रखा है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है।
तो यहाँ से एक तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू 0 मिला, एक साइन अल्फ़ा का वैल्यू 1 मिला, ठीक है, अल्फ़ा इन पाई, और इसे हमने अल्फ़ा बोला है। तो साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से क्या हो गया, साइन एक्स स्क्वायर एन पाई, और यहाँ से साइन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 के, ठीक है। तो यहाँ से साइन एक्स स्क्वायर ये एन पाई के इक्वल आ गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अब बच्चों तुम लोग ऐसे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है मिला हमें, एन पाई के, और क्या मिल रहा है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ से तुम 1/2 कॉमन ले लो, तो हमें क्या मिलेगा, 4n+1, 4n+1 पाई, ठीक है। मतलब क्या होगा ये, 4n+1 पाई बाई 2। अब तुम थोड़ा ना ध्यान से सुनो, साइन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। अब तुम पहले इस केस में आओ, यहाँ हमारे पास क्या गिवन है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन पाई। बच्चे अगर तुम ना यहाँ पे n का वैल्यू 1 डालते हो, तो 1 डालोगे तो हमें क्या मिलेगा, ये पाई मिलेगा। पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14। इसका मतलब n का वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। फिर अगर n का वैल्यू 2 डालोगे तो 2 पाई, तो क्या होगा, 3.14 इंटू 2 6 पॉइंट समथिंग, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। n का वैल्यू अगर तुम डालते हो, यहाँ पे n इंटीजर है, n का वैल्यू अगर तुमने -1 लिया तो माइनस पाई मिलेगा। माइनस पाई का क्या मतलब, -3.14, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, -1 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ n का एक ही इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है, वो है 0। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमें, 0। और यहाँ पे जो ये वाला हमारा केस है ना, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मिल रहा है, 4n+1 इंटू पाई बाई 2। यहाँ पे भी तुम क्या करोगे, ये n के किसी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर तुम इवन n का वैल्यू 0 डालोगे ना, तो 4n+1 का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 1। तो ऑन द होल क्या मिलेगा, ये पाई बाई 2। पाई बाई 2 क्या होता है, 1.5 समथिंग। बट साइन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिला, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, n पाई होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, ±√n पाई। अब ये जो n पाई है, ये तो हमारा स्क्वायर रूट में है। इसका मतलब कि हम फिर क्या कर सकते हैं, निगेटिव इंटीजर नहीं ले सकते। तो n का पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा, n का पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। देख लेते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है क्या। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन जो है ना हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा। दिस implies that A is the correct option. बच्चों आज का लेक्चर हम लोग एंड करते हैं, और मैं तुम लोगों को कुछ असाइनमेंट सेंड कर रहा हूँ। उस असाइनमेंट को सॉल्व करके रखना, ठीक है। जो भी डाउट होगा तो वो डाउट तुम लोग मुझसे डाउट क्लास में पूछ सकते हो, पहली बात। दूसरी बात क्या कि असाइनमेंट का सॉल्यूशन और उसका वीडियो लेक्चर, ठीक है। असाइनमेंट का जो सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर है वो भी मैं तुम्हें नेक्स्ट डे में सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।